Good morning, everyone. Yes, I welcome each one of you in your today's 5 a.m. cash flow mastery session. It's 5 a.m. Yes, 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 and you are here with me, all of you. All of you. What an amazing and lovely morning of January. So, are you ready for today's exciting session? The most exciting session, the topic for which I have selected in consultation with you, that is business valuation. मैं ना आपको एक्नॉलेज करता हूं जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आज सुबह 5 AM यू आर हियर विद मी. गुड मॉर्निंग ज्योति जी, अरविंद जी, नारायण जी, अरुण बगाड़िया जी, नितिन जैन जी एंड सो मेनी पीपल हु आर हियर राइट अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या बात है, क्या बात है. ये जो समय है ना, ये जो समय है, आप एक्सक्लूसिवली बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक के ऊपर आप अपने आप को देने जा रहे हो. तो इससे अब हम क्रिएट क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू क्रिएट? वी आर रियली एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट समथिंग ग्रेट, मैजिकल, अमेजिंग. तो क्या होगा, आपका माइंड जब वर्क कर रहा है एकदम फ्रेशनेस, पूरी तरह से पीस ऑफ माइंड यहां पर है और फोकस करके जब आप अपने ही बिजनेस के बारे में सोचने वाले हैं तो लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू गेट प्रेजेंट. तो मैं यहां पर ना लेट मी डू समथिंग वेरी स्ट्रेट. ओके, यस. अरे वाह, लॉट मेनी पीपल आर हियर इन द मॉर्निंग. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे. The overall framework around which we are working is the framework of flood your business and life with consistent cash flow. मैं आपके साथ मिलेनियर एंड बिलियनियर का डिजाइन शेयर करता हूं so that you get a complete financial freedom without wasting time in trial and any technical dependency. So the overall framework is consistent cash flow where in your business and in your life, and surrounding that the topic which I have selected, business valuation. Are you ready? Are you ready for this topic? Business valuation is the topic for the day. Okay, got it. ठीक है. Purpose of business क्या है? What exactly is the purpose of business? See, we are doing the business. पर्पस क्या है? क्यों कर रहे हैं बिजनेस? कभी इस बारे में हमने डिटेल में सोचा, इन डेप्थ में सोचा, ड्रिल डाउन करके देखा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ बिजनेस? समवन से आई एम मेकिंग मनी, समवन से आई एम डूइंग समथिंग, समवन से somebody suggested and we started doing this business. My dear friend, जब वेरियस बिजनेस ऑनर के साथ में मेरी कम्युनिकेशन होती है, लाइक फॉर लास्ट 20 years आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सो मेनी ऑफ यू पर्सनली. तो ना काफी सारे एस्पेक्ट निकल कर आते हैं. वन एस्पेक्ट which is the most fundamental purpose of business is to add value in life of people. See, to add value, topic क्या है? Business valuation. I'm going to relate. I am going to relate today with various aspects. See, the purpose of business is add value in life for people. People include customers, vendors, employees, and everyone. See, business हम जो कर रहे हैं ना, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, और उस बिजनेस के, सी somebody is architect creating the real design wherein the building will get constructed. तो क्या है? Somebody is a manufacturer, trader, like we are in the process, and at the end of the day हमारी सभी की सभी
गुड्स का, सर्विसेज का कंज्यूमर कौन है? ह्यूमन बीइंग है, और वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन कर रही है, एंड देयर इज ए वैल्यू एक्सचेंज, और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल पर्पस तो वैल्यू ऐड करना है लोगों की लाइफ के अंदर। और जब मैंने कहा कि उसके अंदर ना केवल आपके कस्टमर इंक्लूड है, बल्कि वेंडर भी इंक्लूड है, बल्कि आपके एम्प्लॉइज भी इंक्लूड है, एवरीवन इंक्लूड है, तो फिर कई बार जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, अब मैं आपसे बात करता हूं, ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं जस्ट टू मेक मनी। सब स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी का गुड्स हमने प्रोवाइड कर दिया, क्यों? बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी उससे? कभी नहीं बढ़ेगी। वैल्यू दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम एक ऐसा फंडामेंटल काम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ना, चलो ईएसआई बचा लो, टैक्स बचा लो, और ना मतलब कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट कर लो, कहां से क्या क्या अनएथिकली चीजों को करना शुरू करें। कुछ डमी परचेज की एंट्री बुक्स के अंदर आ रही है, तो पूरा का पूरा ना स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि बिजनेस एक्चुअली कर क्या रहे हैं। कुछ पैसा आया, मनी आई, हमारे पास आई, और जब हमने उस मनी को देखा तो हमें अच्छा लगा, बैंकों में पैसे हैं, एसेट क्रिएट हो गए, और उसके बाद कब वही वाले एसेट बिक के बिजनेस के अंदर ही इन्वॉल्व हो गए। तो ये मनी का फ्लो आया गया, आया गया, आया गया, चलता जा रहा है, लेकिन बिजनेस एज अ होल उसकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हुई। लोगों की लाइफ में हमने क्या वैल्यू ऐड किया, एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ में क्या क्रिएट किया। आज ना स्टेप बाय स्टेप, परत बाय परत, मैं पूरा का पूरा इसका डीप एनालिसिस करके आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि क्या है बिजनेस वैल्यूएशन, और ये बिजनेस वैल्यूएशन किस तरह से हमारी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अराउंड ही बिल्डअप हो रही है। ये ना आपको तब मैं पूरी तरीके से रिलेट करने वाला हूं जब मैं गुडविल डिस्कस करने वाला हूं। वैल्यूएशन टॉपिक क्या है? बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर हम वैल्यू निकालने वाले हैं। पर्पस होता बिजनेस, हमें पता लग गया कि हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज द रियल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। और कितनी ज्यादा वैल्यू होती है बिजनेस की, जितनी ज्यादा गुडविल होती है। अब जो गुडविल होती है वो क्रिएट कैसे होती है, क्या वो टेंजिबल है, वो इंटेंजिबल है? इन सब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के ऊपर ना हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्पस ऑफ द बिजनेस वेल्थ क्रिएट करना भी तो है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, by the passage of time, with our good conduct and the ethical business practices, and अपने एम्प्लॉइज का भी पूरा ख्याल रखते हुए, उनका ईएसआई है, पीएफ है, लगना है, नहीं लगना है, क्यों लगना है, कितना लगना है, उनको वेल टेकन केयर किया, उनके लिए बोनसेस है, उनके लिए ग्रेचुटीज हैं, हमारे वेंडर हैं, उनकी टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करके उनका टाइमली हम टेकन केयर करते हैं ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो। और एवरीवन हु आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, तो जब उसके अराउंड अराउंड वैल्यू क्रिएट होनी शुरू होती है ना, तो उसके अराउंड क्रिएट होती है बिजनेस की गुडविल, और वहां से वैल्यूएशन का स्टेप स्टार्ट होगा। आऊंगा, एक एक स्टेप के ऊपर आऊंगा, और वेल्थ हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि एवरी बिजनेस ओनर जब मुझसे बात करते हैं वो कहते हैं कि जीवन क्या बताओ यार, ये ना वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट स्टेप लेने हैं मुझे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या डूइंग लेवल के ऊपर मुझे काम करना है जिससे मेरे बिजनेस की वैल्यू बढ़े, वैल्यूएशन बढ़े। आज हम बिजनेस कर रहे हैं और इसको एक ऐसी स्टेज के ऊपर लेकर जाएं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद मैं इसको एज ए इन्वेस्टर देखूं, किसी को सेल आउट भी कर दूं, तो एक ह्यूज गुड अमाउंट, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिल जाए। जैसे ना बिट्टू टिक्की वाले का एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। बिट्टू टिक्की वाला जो टिकिया बनाता था, उसने बीटीडब्ल्यू के नाम से अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया, करते 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 उसने कितने करोड़ के अंदर अपना बिजनेस सेल आउट किया। रैनबैक्सी का एग्जांपल आपके पास है, इसके अलावा बड़ी छोटी कई तरह की कंपनियां हैं। तो दे वर डूइंग समथिंग एंड दे आर एबल टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड क्रिएट अ वेल्थ। ये सब चीजें क्या हैं, हम कैसे कर सकते हैं, और किस 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 गेम के अंदर हैं, किस वर्क के अंदर है, किस पर्पस के अंदर है।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ. Today is a 5 a.m. session and you are here with a focus approach with me. तो अब हम अनफोल्ड करना शुरू करते हैं वन बाय वन. आ जाओ. देखो आप ना इस व्यू को कंसिडर करो. किस व्यू को एक बार कंसिडर करो. एक बार कंसिडर करके देखो. बिजनेस हैज अ यूनिक आइडेंटिटी. अपने आप में सेपरेट है वो. उसकी अपनी आइडेंटिटी है. सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब है जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है. उसी तरह से बिजनेस को आप एक सेपरेट आइडेंटिटी कंसीडर करके तो देखो. उसको एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करके देखो. अब उसके अराउंड ये पहला स्टेप है जहां से वैल्यूएशन का एस्पेक्ट स्टार्ट होगा. तो देखो बिजनेस इज नॉट यू. यू आर हैप्पी, बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई. यू आर सैड, बिजनेस की वैल्यू कम हो गई. ऐसा नहीं होता. बिजनेस इज अ यूनिक आइडेंटिटी कंसिडर करो और आप एक सेपरेट आइडेंटिटी हो. नाउ इनफैक्ट वी आर वर्किंग फॉर द बिजनेस. वी आर वर्किंग ऑन द बिजनेस. देयर आर मैनी पीपल हमारे एम्प्लॉई हैं. दे आर वर्किंग इन द बिजनेस एंड एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन द बिजनेस. और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को और वेंडर से ले रहे हैं. ये अपने आप में बिजनेस एक कंप्लीट इकोसिस्टम है. जैसे बारिश हुई, नदियों के अंदर आई, समुद्र की आई, पृथ्वी पे पानी आया एंड देन बादलों के द्वारा वाष्पित हुआ, ऊपर गया, नीचे आया. इकोसिस्टम के द्वारा कंप्लीट सिस्टम चल रहा है. उसी तरीके से जिस बिजनेस को आप रन कर रहे हो वो अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है. उसकी एक सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी है. क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं. जब आप इस व्यू को कंसीडर करोगे तभी तो उस सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी की हम वैल्यूएशन करेंगे. बिजनेस वैल्यूएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाई बिजनेस वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट? लिसन, अंडरस्टैंड. बिजनेस, मैं आपसे बात करता हूं गूगल. गूगल तो बिजनेस है ना. अब गूगल का एक सिंपल साइट आती है. अब देखो अगर आप उसकी साइट देखेंगे गूगल की, मैं आपसे शेयर करता हूं. ओके, लेट मी शेयर विद यू. जस्ट आपने एक www.google.com किया तो आपके सामने आ गया गूगल. लेट मी शो यू. ये लो. अब ये देखो गूगल. बस ऊपर लिखा है गूगल एंड सर्च इंजन है और बस नीचे अपना एक दो पॉइंट लिख दिए. तो ये उसका. अब जानते हो इसकी अपनी ब्रांड वैल्यू कितने की होगी, इसकी वैल्यूएशन कितने की है? इसी से पूछ लेते हैं. व्हाट इज ब्रांड वैल्यू ऑफ गूगल? चलो इसी से पूछते हैं. ये कह रहा है कि कितने 1,59,722 मिलियन US डॉलर. अभी तो मैंने सिर्फ ब्रांड वैल्यू की बात की है. आप हल्का सा रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? एक मैंने गूगल खोला, वो अपने बिजनेस, तो गूगल ने बता भी दिया. कोई ना कोई बेसिस तो वैल्यूएशन रहा होगा उसका. 1,59,000 मिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन गूगल की निकल कर आ रही है. ये गूगल ना पूरा का पूरा अपने आप में इकोसिस्टम है. वो एक सर्च इंजन का बिजनेस है. उसने सर्च ऑप्टिमाइजेशन करते हुए ये सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को. कितने ही एम्प्लॉय उसके साथ में जुड़े हुए हैं और कितने ही उसके वेंडर हैं और क्या वो सर्विस दे रहा है, किस तरह से गूगल एडवर्ड और जाने क्या 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 सर्विस दे रहा है. गूगल मैप है. नाउ दैट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट वो जो इकोसिस्टम है, गूगल एक बिजनेस है जिसकी अपनी एक वैल्यूएशन है. अब कल को उसके अंदर वो अपने 2% पोर्शन भी सेल आउट करता है किसी को, million and billion of rupees he will be able to get out of this selling a small amount of the share in that business. इतनी इंपॉर्टेंस है बिजनेस की वैल्यूएशन की. हम जो काम कर रहे हैं तो इंडिया में खास तौर पे, वर्ल्ड का भी हम काउंट कर सकते हैं लेकिन मैं आपके सराउंडिंग की बात बताता हूं. इंडिया के अंदर क्या होता है, 95% बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट जनरेशन में ही खत्म हो जाते हैं. हमने शुरू किया, खत्म हो गए. बिजनेस ओनर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ या उसका मूड चेंज हुआ तो बिजनेस खत्म हो गया.
कभी बिजनेस एज ए आइडेंटिटी के ऊपर हमने काम ही नहीं किया, बिजनेस एज ए सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी के ऊपर काम नहीं किया, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर काम नहीं किया, उसके फंडामेंटल को नहीं समझा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, और शायद बिजनेस को इस स्टेज के ऊपर लेकर आ जाते हैं कि बिजनेस में ओडी चल रही है, सीसी चल रही है, टर्म लोन चल रहे हैं, उसका ब्याज भरना है, इंस्टॉलमेंट्स देनी है, कैश को मैनेज करना है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, फिर कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना है, सप्लायर से माल बनवाना है, जो थोड़े बहुत पैसे हमारे घरों में आते हैं उससे घर का दाल रोटी खाना चल जाएगा। और किसी तरीके से चारों तरफ से हमने जकड़ के संभाल के अपने बिजनेस को रखा हुआ है, 2 दिन भी बिजनेस के अंदर नहीं जाएंगे तो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। एक हफ्ता तो सोच भी नहीं सकते, 1 महीने की छुट्टियां हो जाए तो आपने देखा था लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, सारा तहस नहस हो गया। तो ऐसे करके पकड़ के रखा हुआ है, जहां पर बिजनेस और उसकी जो 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 आइडेंटिटी है और हमारी आइडेंटिटी है वो एक हो चुकी है, और हम उस बिजनेस को पूरी तरह से चलाने के लिए उसकी अंतरात्मा बन के उसके आसपास घूम रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। बिजनेस इज अ सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी, और उस बिजनेस को जिन एथिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा हमने क्रिएट कर दिया और उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी, अब ना रिलेट कर पा रहे हो आप रिलेट कर पा रहे हो कि कुछ ना कुछ जो मैंने अभी पर्दा खोला है वो एक सेंस मेक कर रहा है। डू इट रियली मेक सेंस टू यू द एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग टू यू? इफ इट मेक सेंस देन प्लीज टाइप MS in the chat box, please type MS, make sense। If it really makes some sense for you, अभी तक जो मैंने शेयर किया आपसे, please type MS in the chat box, my dear friend। Let's bring some energy and let's bring some participation। Now you are here in the live session। Somebody was thinking यार ये लाइव चल रहा है। हाँ, अभी वाले जो टीम मेंबर है, जब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी तब तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे आप, या बाकी सभी वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन इस मोमेंट के अंदर आप लाइव हो तो आपके माइंड में जो भी चल रहा है ना, जो आइडिया आ रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है, जो वर्किंग आ रही है, क्योंकि ये मेरा पर्पस था इस अमेजिंग टाइम ड्यूरेशन प्रभात वेला अमृत वेला 5 AM के अंदर आपको लेकर आना, और इस एस्पेक्ट के ऊपर एक बार सोचना जो आपके माइंड के अंदर ना वो एक लाइन क्रिएट करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे, जो एक नेक्स्ट लेवल पे आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को, आपकी कैश रिचनेस को लेके जाने वाले हैं। दिस इज द अमेजिंग टाइम टू थिंक। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। यहां पर अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, वैल्यू। वैल्यू की ना एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वैल्यू की डेफिनेशन कहती है वैल्यू मींस इकोनॉमिक वैल्यू एंड अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब यार देखो गूगल की वैल्यू 1,59,000 मिलियन, 1,59,000 मिलियन US डॉलर हमने मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया था। टू बी पेड इन एक्सचेंज फॉर एन एसेट और राइट टू रिसीव फ्यूचर बेनिफिट फॉर यूज ऑफ द एसेट, यानी कि राइट है या वो एसेट है, मैंने राइट परचेज कर लिया या मैंने वो एसेट परचेज कर लिया, तो जिस अमाउंट के अंदर वो परचेज किया तो आप देख रहे हो, तो यहां पर बिजनेस को एज ए होल हम एक यूनिक रनिंग लाइव सिस्टम मानते हुए, एक एसेट मानते हुए उसकी वैल्यूएशन की बात करने वाले हो। इस फंडामेंटल एस्पेक्ट को आप समझ लो। क्या है, जितने भी वेल्दिएस्ट पीपल हैं ऑन दिस अर्थ, वेल्दिएस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ, अगर आप उनकी एसेट की लिस्ट को देखोगे, उनकी एसेट की लिस्ट में अंदर सबसे बड़ा एसेट क्या आ रहा है, उनका अपना बिजनेस। अमेज़न वाला सबसे अमीर क्यों है? अमेज़न वाला इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पास जो उसके पर्सनल एसेट हैं नेटवर्थ के अंदर, उसमें उसकी अपनी कंपनी के शेयर हैं, और उनकी शेयर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिलेनियर बिलियनियर बने हुए हैं। मुकेश अंबानी अगर 3rd 4th पोजीशन के ऊपर हैं तो वो अपने बिजनेस की शेयर्स की वैल्यू के बेसिस के ऊपर हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू से कोई भी रिचेस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ नहीं है। बिल गेट्स भी जो रहे अपनी कंपनी की शेयर की वैल्यूएशन की वजह से रहे, तो वो सबसे बड़ा एसेट होता है। तो वैल्यू अब आप थोड़ा और रिलेट कर पा रहे हो, मुझे पता है बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको ना वैल्यूएशन के
ऐसे फंडामेंटल क्लियर हो जाने हैं और आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो एकदम इंटरनली जाकर एक-एक टेक्निकल एस्पेक्ट को करते हैं, अब आप उनके साथ बराबरी की डिस्कशन करने वाले हो टेबल के ऊपर बैठकर। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ में जब इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे बात करोगे तो वो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है कि आप सो इनलाइटेंड हो गए जिसके ऊपर हमने सालों साल लगा दिए उस वैल्यूएशन के फंडामेंटल को समझने के लिए। आज आपने एक 90 मिनट के सेशन के अंदर ना पूरा मींस पूरा कवर कर देना है, कंप्लीट कवर देना है। और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं आपसे कि आप ना ये पीपीटी हमेशा अपने पास रखने वाले हैं और आप उससे मांगने वाले हैं। और कईयों के कमेंट के अंदर आएंगे, जिससे भी मैं बात करता हूं ना इस वैल्यूएशन की पीपीटी की, कहते हैं जगमोहन ये पीपीटी दे दे यार, ये प्रेजेंटेशन दे दे, ये मुझे चाहिए, ये प्रेजेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर ना फंडामेंटल मैंने पहली बार इतनी डिटेल्ड में और सिंप्लीफाइड वे के अंदर लिखे हुए हैं। एंड गुड न्यूज इज ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। आ जाओ, देखो जब वैल्यू की मैंने बात की ना, यहां पर मैंने क्या बात की, वैल्यू की अगर बात करें तो थोड़ा फंडामेंटल समझ लें कि वैल्यू निकलती कैसे है। बिजनेस वैल्यूएशन है ना, मेरे बिजनेस की क्या वैल्यूएशन है, गूगल की क्या वैल्यूएशन है, जीएससी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी रन कर रहा हूं, ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है एमसीए के अंदर और काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी। बाटा शूज वालों की क्या वैल्यू निकल के आएगी, फॉरएवर 21 की क्या वैल्यू है, ये पैसिफिक मॉल वालों की क्या वैल्यू है जो उनकी कंपनी है। तो पहले हमें समझ लेते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए पहली टर्म क्या होती है, हम फेयर मार्केट वैल्यू। देखो फेयर मार्केट वैल्यू वो प्राइस होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस होता है जिसके ऊपर बायर और सेलर विलिंग है सेल करने के लिए, बायर विलिंग है खरीदने के लिए। तो वे है फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई मार्केट की जो तय करती है उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जो मैंने आज कोई एसेट परचेज कर लिया बायर से और मुझे संभावना है कि इतने तक की वैल्यू मैंने इकट्ठी कर ली, फ्यूचर में एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है। तो फ्यूचर बेनिफिट जो मुझे मिलेंगे, आपने एफडी कराई है, अब एफडी कराई है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 5 लाख रुपए बैंक के पास है और मुझे उससे मिलेंगे, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है 6.5% के हिसाब से। यानी कि फ्यूचर में आप बैंक से ले सकते हो ना, जो पेपर एफडी के रूप में आपके पास पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू का मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जिस भी अमाउंट आप बैलेंस शीट साइन करते हो ना, 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट बनी है उसमें राइट हैंड साइड पे एसेट्स आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आउटसाइड लायबिलिटी आ रही है, जैसे कि सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, और एसेट क्या आ रहा है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। तो बुक वैल्यू का मतलब है कि टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी आपने माइनस कर दी, वो जिस भी वैल्यू के ऊपर आ रहे हैं। आपने एक मशीन परचेज की थी 5 लाख रुपए की, हर साल उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन माइनस होते होते 5 सालों में डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, मान लो वैल्यू पड़ी है वहां पे 43,000 की, तो वो 43,000 आपकी बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि उस मशीन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो या उसकी वैल्यू बिल्कुल ही कंडम हो चुकी हो, स्क्रैप में बिकेगी, तो उसकी रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन बुक वैल्यू क्या है, जो कि बैलेंस शीट में नजर आती है। और मजे की बात यह है कि जितनी भी बैलेंस शीटें आप देखते हो, जितनी भी बैलेंस शीटें आप देखते हो, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हम हिस्टोरिक वैल्यू के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो जो एनुअल रिपोर्ट आपके पास आती है ना, रिलायंस की, टाटा की, बिरला की, और जिसकी भी आती है, उसके अंदर जो बैलेंस शीट में फिगर सारी होती हैं, वो सारी की सारी बुक वैल्यू होती है। रियल वैल्यू जो होगी उसकी, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और देखो सारी डिसीजन कहाँ के बेसिस पे ली जा रही है, बुक वैल्यू के बेसिस पे ली जा रही है। आपकी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, हाँ, टोटल एसेट रिटर्न, आरओआई, सारी कहाँ पे निकल रही है, बुक वैल्यू के बेसिस पे निकल रही है। तो आपको हैरानी नहीं हो रही, अच्छा ओके,
राइट, राइट, राइट। थोड़ी सेंस अब आपको मिलनी शुरू हो गई कि जितने भी रेशियो एनालिसिस हो रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर वो बुक वैल्यू के हिसाब से हो रहे हैं। तो बुक वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होती। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा, आने दो, आने दो। मैं आपको ना आज पूरा पूरा खोल के बताने वाला हूं कि इसका मीनिंग क्या है और वैल्यूएशन निकल के कहां से आनी है। First of all, tell me in the chat box, are you able to relate with the communication so far जो मैं अभी तक आपसे कर रहा हूं? If you are able to relate with the flow of the communication, please type R in the chat box. If you are able to relate so far, मेरी कमिटमेंट है कि मैं प्यार से चलूंगा, तरीके से चलूंगा, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से चलूंगा, कोई जार्गन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ताकि आप पूरी तरह से इससे रिलेट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। इस 5 AM सेशन के अंदर परत बाय परत you are able to create the fundamental and you yourself able to calculate the value of your business. Okay, got it. Thank you. Got it. I got your reply. You are amazing people. The way you participate is something great and very amazing. आ जाओ। एक होती है इंस्टिंक्टिव वैल्यू। अब मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सारी चीजें? क्या होता है जब वैल्यूएशन की डिस्कशन पे बैठते हैं, आपके पास एडलवाइज वाले आ गए, क्रिसिल वाले आ गए, और आपके पास जाने कौन कौन आ गए, और बड़ी टेक्निकल सी टर्म्स बोलते हैं, इंस्टिंक्टिव वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। आप बोलते हो भाई एक वैल्यू बता, क्या बोल रहे हो, मेरे बिजनेस की कितनी है? गूगल की है ना 1,59,000, मेरी कितनी है? तो उसके लिए आपका इस टर्म को समझना जरूरी है। इंस्ट्रिंक्टिव वैल्यू, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस आफ्टर कंसिडरिंग ऑल हिडन एंड लेटेंट फैक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आज जो आप कह रहे हो कि आपका जो बिजनेस है, इसका मतलब है अब फ्यूचर में इससे बहुत 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 पैसे आने की संभावना है। तो फ्यूचर में जो पैसे आने की संभावना है ना, अगर मैं उसको आज के करंट रेट के ऊपर डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू निकालूं, तो उसको बोलते हैं इंस्टिंक्टिव वैल्यू, also defined as the present value of the future earning stream discounted at the current market price। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बिजनेस है, ये बिजनेस जो है ना हर साल आपको मान लो 1 करोड़ रुपए देगा। तो इस साल कितने देगा? 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा के देगा। अगले साल 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, मान लो एक करोड़ देता रहेगा। या आपको लगता है कि जिस तरीके से बिजनेस है वो पहले साल 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 10 लाख, फिर 1 करोड़ 30 लाख कमा कर देगा। तो आपने क्या करना है, बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब तक आपको संभावना लग रही है ये बिजनेस चलना है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे। अगर इन्फ्लेशन का रेट 6% का है, तो अगर मैं उसको डिस्काउंट करके आज की डेट में टोटल वैल्यू जो उससे मैंने निकालनी है, तो वो मेरी इंस्टिंक्टिव वैल्यू। ऐसे समझो ना आप, एक ना चाय है, चाय की केतली है, चाय की केतली है, चाय की केतली में इतनी सारी चाय पड़ी हुई है, इतनी सारी चाय पड़ी है चाय की केतली के अंदर, और आपने क्या किया, एक कप में चाय डाली, बेच दी 10 रुपए की, दूसरे कप में चाय डाली, बेच दी 10 रुपए की, तीसरे में डाली 10 रुपए की, बेच दी। आपने कितने में दिए? 10-10 रुपए के 100 कप बनाकर दिए। कितने दिए? 10-10 रुपए के 100 कप बना के दिए। इसका मतलब है इस केतली में कितनी कितने रुपए की चाय पड़ी हुई है? 1000 रुपए की चाय पड़ी हुई है, 1000 रुपए की चाय, 1000 रुपए की। अच्छा, कंडीशन ये है कि आप पहले साल के अंदर इसमें से 500 रुपए की चाय बेचते हो, 500 रुपए की चाय बेचते हो, दूसरे साल के अंदर भी 500 रुपए की चाय बेचते हो। लेकिन जो दूसरे साल में 500 रुपए की चाय बेची, आपने कहा तब तक तो महंगाई बढ़ चुकी होगी, 10% महंगाई बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि जो अगले साल आपको 500 मिलने हैं ना, अगर उसको मैं आज की डेट पे डिस्काउंट करके देखूं, तो वो 460 रुपए हो जाएंगे। 460 रुपए डिस्काउंट करो ना पीछे की तरफ। इसका मतलब है कि इसकी जो 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 1000 रुपए की चाय है, तो यानी कि 940 रुपए की चाय है। 940 रुपए की आपको 1000 रुपए 2 साल के अंदर आने हैं। अगर 1000 रुपए 2 साल के अंदर आने हैं, 1000 रुपए 2 साल के अंदर आने हैं, तो आज मैं डिस्काउंट करता हूं तो 960 रुपए, हाँ 10% ना 50, 950 रुपए, तो 900,
₹950। तो इस केतली की वैल्यू कितनी हुई? ₹950। तो अब देखो ये जो केतली चाय की हमारे पास पड़ी हुई है, इसकी इंस्टिंक्टिव वैल्यू ₹950 की है, अगर इसकी 2 साल की लाइफ टाइम वैल्यू मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। आपको ये समझ आ गया ना डिस्काउंटेड वाला? मैं केतली से सिंपल एग्जांपल और नहीं दे सकता। क्या आपको चाय की केतली का एग्जांपल समझ आ गया इंस्ट्रक्टिव वैल्यू का? अगर यस तो प्लीज टाइप यस, अगर नहीं तो प्लीज टाइप नो। तो मैं आपको और बताता हूं। ओ यस, राइट, ओ यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको ना एकदम क्लियर हो गया। देखो इन चीजों की ना टेक्निकलिटी में नहीं जाना, क्योंकि वैल्यूएशन करने वाले कहीं भी घुमा देते हैं। लोग 1.5-1.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लेते हैं आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन करने का। आप बोलोगे तो मैं ही निकाल लूंगा। आप निकाल ही लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि आप तो बिजनेस ओनर हो ना। आपने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चला ली, आपने इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कर दिया। बिजनेस का गणित जब मैंने आपको सिखा दिया वैल्यू का, तो आप तो कुछ भी कर लोगे। हम साथ में है ना, कोई दिक्कत आएगी तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो है ही है मेरी जैसे ऑनलाइन में। we'll calculate that. Today's topic is going to be the life transforming. सुन लो, लिख लो, मान लो मैं क्या बोल रहा हूं। आज का टॉपिक ना आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक है। क्योंकि इसके बाद ना आपका बिजनेस को देखने का तरीका ही पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका शेयर मार्केट को देखने का तरीका बदल जाएगा। आपका अपने बिजनेस को करने का तरीका बदल जाएगा। आपका ना बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो जरा अच्छे से कुर्सी सोफा जहां पर आप बैठे हो उसको टाइट करके कस के पकड़ लो, क्योंकि कई फंडामेंटल आपके हिलने वाले हैं। कोई क्वेश्चन दिमाग में आए तो चैट बॉक्स में डाल देना। अगर अभी आंसर ना मिल पाए या किसी वजह से आपको लगे कि मैं पूछ नहीं पा रहा और दिमाग गोल गोल घूम रहा है, तो आप मेरे से 1 to 1 कर लेना। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेशन मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। बड़ी कहां कहां से मैंने इंफॉर्मेशन ना कलेक्ट की है। और इस 5 AM के लिए ना मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब जब मैं उसकी तैयारी करता हूँ ना, पूरे पैशन के साथ में करता हूँ, ताकि आपको रियल वैल्यू मिले, इतनी अमेजिंग वैल्यू मिले जिसकी ना असली लाइफ में वैल्यू हो। क्योंकि ना थ्योरी व्योरी नहीं करनी हमने। We are not interested in doing just ज्ञानबाजी and theory. We are interested that how it can create abundance amount of cash flow in your life. Okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो वैल्यू समझ लो। गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब होता है कि आप ये मान के चलो कि बिजनेस हमेशा ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, और उसमें से आपका बिजनेस जो हर साल इनकम देता है वो देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। और उसके बेसिस के ऊपर जो मेंटेनेबल इनकम आप कर रहे हो उसको जब हम कैपिटलाइज करेंगे, तो वो गोइंग कंसर्न वैल्यू होती है। मान लीजिए आप कैपिटलाइज करने का मतलब है कि आप 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करते हो, और 10% के हिसाब से मैं कैपिटलाइज करूं। 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करते हो, 10% के हिसाब से कैपिटलाइज करूं, तो वो 10 लाख रुपए की वैल्यू बन के आ गई। सीधी सी बात है। अगर आपने 10 लाख की एफडी बैंक में कराई है, 10 लाख की एफडी बैंक में कराई है, और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको बैंक से, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इनकम मालूम है तो आप उसकी कैपिटल वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई कहता है कि मुझे हर साल बैंक से 1 लाख रुपए का ब्याज मिलता है, एवरी ईयर आई एम गेटिंग 1 लाख इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट? 10 लाख। नाउ यू गॉट इट। ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न, दिस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट इन कैलकुलेशन द वैल्यू। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वैल्यू के अंदर एक रिप्लेसमेंट वैल्यू भी तो होती है, ये आपको मालूम है। आज की डेट में जो एसेट है, अगर वो चला जाए और दूसरा बिल्कुल वैसा ही लेना हो तो कितने का आएगा? वो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, जिसको इंश्योरेंस वाले हमेशा यूज करते हैं। अगर इंश्योरेंस क्लेम कहीं फाइल करें तो आपको नई मशीन के पैसे नहीं देते। जो मशीन जब खराब हुई या चली गई, आग लग गई, तो कितने की थी, तो उसकी वो आपको रिप्लेसमेंट करके दे देते हैं, उतने की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो वैल्यूएशन में बड़ा काम आता है ये वाली चीज। गुडविल और ब्रांड वैल्यू क्या होती है? ये ना एक इंटेंजिबल एसेट है। ये एक्चुअली ना डिफरेंस है, जो हम कोई बिजनेस परचेज करने के लिए पैसे देते हैं और उसके अंदर जितने उसके एसेट है उनका जो डिफरेंस है। मान लीजिए हमने किसी से बिजनेस परचेज कर लिया, वो भी आईटी का बिजनेस था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आईटी का बिजनेस था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हमने उससे 5 करोड़ रुपए देके उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया, और जब बिजनेस के अंदर गए तो हमने देखा वहां तो सिर्फ 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं।
10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं और 10 कंप्यूटर, एक एक कंप्यूटर की वैल्यू मान लो बढ़िया वाले थे, 1-1 लाख रुपए के कंप्यूटर थे। तो हमने क्या किया, 1-1 लाख के कंप्यूटर थे, 10 कंप्यूटर थे, तो 10 लाख के कंप्यूटर मिले हमें और पैसे दे दिए हमने 5 करोड़ रुपए खरीदने के। तो 5 करोड़ रुपए उसको दिए, 10 लाख रुपए के कंप्यूटर पड़े थे उसके अंदर, तो उसकी 4 करोड़ 90 लाख की क्या है, इनटेंजिबल एसेट, उसकी बिजनेस वैल्यूएशन के हमने पैसे दिए हैं, यानी कि गुडविल के पैसे दिए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूं आने वाली स्लाइड्स के अंदर। अभी आगे जो स्लाइड्स आएंगी ना, उसमें गुडविल के सारे एस्पेक्ट में क्रिएट करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन यहीं से क्रिएट होनी है, तो बी रेडी फॉर दैट। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी एसेट को हमने बेच दिया मार्केट के अंदर, तो उसको बेचने के दौरान जो हमें खर्चा आया वो माइनस कर दो, लिक्विडेट करने के लिए जो भी करना पड़ा वो उसको माइनस कर दो, नेट पैसे जो मेरे पास निकल कर आएंगे तो वो मेरी लिक्विडेशन वैल्यू होती है। तो बेंचमार्क वैल्यू क्या होती है, कंपैरिजन, कंपैरेटिव कंपनी, कि भाई इस तरह की कंपनियां तो इतने में बिकती हैं, तो मेरी भी कंपनी इतने में बिकनी चाहिए, इसको बोलते हैं बेंचमार्क वैल्यू। किसी और की कितने में बिकी, उसकी कंडीशन से एडजस्ट करते हुए जो निकल कर आया। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू ये होती है कि भाई ठीक है, मतलब कोई एसेट था, अब किसी काम का नहीं, बेच दिया, स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप में जो पैसा जाएगा उसके जो पैसे मिलेंगे वो हमारी साल्वेज वैल्यू कहलाएगी। अच्छा, तो गोल्डन रूल क्या है वैल्यूएशन के, गोल्डन रूल समझ लो, देख लो, चेक कर लो। पहला, वैल्यूएशन ना एक आर्ट है, मोर देन साइंस है। ओहो, ये जीवन तुमने क्या कह दिया, वैल्यूएशन इज ए आर्ट मोर देन साइंस। वैल्यूएशन पूरी तरह से आर्ट है, वैल्यूएशन आर्ट है। दैट मीन टू से कि आपका बिजनेस कितने रुपए का है, तो इसके लिए ना उसके एसेट की वैल्यू क्या निकलेगी, बुक वैल्यू लूं क्या, फेयर मार्केट वैल्यू लूं क्या, उसकी उसकी रियलाइजेशन वैल्यू लूं क्या, उसकी गुडविल कैलकुलेट करके वो अमाउंट डाले उसके अंदर क्या, क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे लेनी है, रियलाइजेशन वैल्यू लेनी है, रिप्लेसमेंट वैल्यू लेनी, क्या लेनी है। तो वैल्यूएशन क्या होगी, ये पूरी तरह से एक आर्ट है, यानी कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। बनाते प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस किस तरीके से आपने क्रिएट किया हुआ है। आपको मेरी सारी बातें समझ आनी शुरू होगी जब आप बताओगे मेरा तो जी यूनिक बिजनेस है और ऐसी यूएसपी क्रिएट कर रखी है, दुनिया में ऐसी है ही नहीं। और ये चीज ऐसी क्रिएट करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ करोगे तो आप इस पोजीशनिंग के अंदर आओगे, और इस पोजीशनिंग के मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूं 4 करोड़ 90 लाख रुपए, तो 5 करोड़ रुपए का बिजनेस पे सेल करने वाला हूं। दैट मीन टू से कि आर्ट है कि हमने उसके अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस या ऐसी क्या यूएसपी या ऐसी क्या एस्पेक्ट हमने डाली हुई है, और उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं उन चीजों को। तो जैसे तो प्रेजेंट तो वो भी कर देते हैं ना, आऊंगा पीछे गुडविल के टाइम पर आऊंगा, पर आप एक एक करके करते चले जाओ, रूल को लेते चले जाओ। देखो वैल्यूएशन ना मोर सब्जेक्टिव है देन ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि देखो मतलब ये इतनी वैल्यू है प्रोवाइडेड कंडीशन इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे एक मान लीजिए 500 रुपए का नोट पड़ा, 500 का नोट पड़ा हुआ है, अब 500 का नोट है ना, 500 रुपए का ही है, अब वो 500 का ही है। जैसे गोल्ड की एक बार पड़ी हुई है, अब गोल्ड की बार ना 10 ग्राम की है, और वो जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर उतने का ही है, तो वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो वैल्यूएशन है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस की वैल्यूएशन उन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमें क्या करना है, उन फैक्टर्स को बड़ी मजबूती से पकड़ के चलना है। ये समझ लो, जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा खेल है ये। आपका बिजनेस एक तरफ, बिजनेस की वैल्यूएशन एक तरफ। आप ना पूरी प्रेजेंटेशन के बाद तो क्या करने वाले हो, आप बोलोगे ठीक है जगमोहन, बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, इनकम तो प्रॉफिट तो आ ही रहा है, चलो बैंकों में कैश आता है चला जाता है, पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन आज तो तुमने दिमाग की बत्तियां खोल दी हैं, मेरा तो सारा का सारा ध्यान होना ही बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर चाहिए था। यस, आएंगे सारे विचार, अभी आएंगे, आने दो, क्योंकि वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन दी परसेप्शन एंड स्किल्स ऑफ द वैल्यूअर। सामने वाला क्या परसीव करके देख रहा है। मान लो सामने वाला बायर जो है वो रिलायंस है,
अब वो परसीव क्या कर रहा है कि यार इसका मैं स्टार्टअप खरीद लेता हूँ, मेरे पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस ये 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितने मांगता है दो इसको, मैं ले लूंगा, ताकि मेरे मेन स्ट्रीम का ये पार्ट बन जाएगा और वहां से तो मैंने अरबों रुपए कमा लेने हैं। जैसे फेसबुक के साथ डील हुई और छोटे छोटे स्टार्टअप साउथ के और बेंगलोर के रिलायंस ने टेकअप करने शुरू किए, क्योंकि रिलायंस की परसेप्शन वैल्यू थी। अगर वही चीज मैं खरीदने के लिए जाऊंगा उसी स्टार्टअप के साथ में, तो मेरी परसेप्शन कुछ हो रही है उसके बारे में, ठीक है यार एक्सपेरिमेंट है, अभी चलेगा नहीं चलेगा क्या है, दो लड़कों ने काम शुरू किया है तो ये फेसबुक का डिजाइन ही ना, कोई बात नहीं। तो मेरी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बायर कौन है। अगर आप सेलर हो तो आपका बायर कौन है, और आपको ये भी देखना है कि वैल्यूअर की स्किल क्या है। एक बहुत बढ़िया जोहरी जब नीलम के पत्थर को जब तराशता है ना, वो कहता है नीलम तो इनवैल्यूएबल है, ये तो भाई साहब, ये तो भाई साहब इनवैल्यूएबल है, इनवैल्यूएबल, इतना महंगा है, करोड़ों रुपए का है। और वही आप ले जाते हो, कहते ये तो केंचा है, कंचा, बच्चे नहीं खेलते कंचा, कहते 2 रुपए के कंचे, ये लाले की दुकान पे मिलते हैं 2 रुपए के कंचे। अब आप अपने बिजनेस को किसी लोकल से बंदे के पास लेके जा रहे हो जो आपके बिजनेस को कंचा बोलता है, और यह सही स्किल वाले वैल्यूअर से बात कर रहे हो जिसको नीलम की समझ भी है, जो इंडस्ट्री की समझ भी रखता है और राइट बायर के पास लेके जाता है। इशारा समझ गए आप मेरा, बहुत समझदार हैं आप, बहुत समझदार हैं, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। Valuation has a reference to time. Even a single person can have different value at different times. Price is paid for the deal. That mean to say कि मौके पे चौका. That mean to say कि at what time you opens up. ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? When people says कि should I go for the listing of my company? No, you should not go for the listing of your company because this is not the right time. First of all, you need to completely explore the valuation of your company because it depends upon the timing, economic timing and workability timing. That means to say, time plays a critical role. At one point of time, the valuation of your business is 100 rupees. The same condition, same thing, same subject, same object, the value become 1000. So that means to say, while calculating and deciding your valuation, you need to be very, very particular about the टाइमिंग। जैसे स्वेटर नहीं होते, सर्दियों के अंदर समझ आती है स्वेटर की, कोट की क्या इंपॉर्टेंस है, गर्मियों के अंदर तो हम टी शर्ट के अंदर ही घूम रहे हैं। तो उस समय कोई आपके पास भारी भरकम स्विट्जरलैंड वाला कोट लेकर आता है, आप कहते हैं ठीक है यार, नहीं ले रहा मैं, नहीं ले रहा मैं। लेकिन वही जब पाला पड़ रहा है, इतना ठंड पड़ रही है, किट 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 हो रही है, और एक्चुअली स्विट्जरलैंड के अंदर घूम रहे हैं, तो वो कोट कईयों ने खरीदा भी होगा उस ठंड के अंदर स्विट्जरलैंड में। तो कितने का आपने खरीदा था। तो उसकी वैल्यूएशन उसकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना। तो ज्यादा खुश या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू कम आ रही है, ज्यादा आ रही है मेरे बिजनेस की। टाइम प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन दैट। यस, क्या करना है, वैल्यू इज इन द आईज ऑफ द पेयर। जिसने सच में पैसे देने हैं ना, जिसने देने हैं पैसे, वो है राइट टारगेट ऑडियंस। बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, प्रेस क्या कह रहा है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कंसल्टेंट क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुबई का शेख आ गया, दुबई का शेख बोलता है कि उधर मैंने बुर्ज खलीफा बनाया और सिमिलर मैंने इंडिया में भी एक बढ़िया सा बनाना है, और उसकी इज्जत का सवाल है, अपनी बीवी से कुछ बात करके आया है, या उसकी कोई स्ट्रेटेजिक डील है, या व्हाटएवर द डील है, उसको आपकी वाली लोकेशन पसंद आ गई। बाकी लोग कहते हैं देखो जी इस लोकेशन पे ये नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन जो पेयर है, जो पेयर है, उसके पीछे की क्या बैकग्राउंड के अंदर एस्पेक्ट चल रहे हैं, और उसकी कितनी हैवी पॉकेट है, और वो क्यों खरीदना चाहता है, उसकी आंखों में क्या है। देखो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपकी नेगोशिएशन में, वैल्यूएशन में, डील के अंदर, ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर भी काम करती है, बट वैल्यूएशन के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं। अच्छा देखना जरा, देखना मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी आ रही है जगमोहन, क्रिसिल क्रिसिल देखना जरा मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या आ रही है। क्रिसिल तो कुछ भी वैल्यू निकाल देगा, सुनो, क्रिसिल तो कुछ भी वैल्यू निकाल देगा, एडलवाइज तो कुछ भी वैल्यू निकाल देगा, सीए अपने लेटर हेड के ऊपर कोई भी वैल्यू निकाल देगा। वैल्यूएशन क्या है बिजनेस की, वैल्यूएशन बिजनेस के ये 5 गोल्डन रूल। आप कह रहे हो कि जगमोहन तुमने तो बड़े तगड़े सीक्रेट रिवील कर दिए, बहुत अमेजिंग सीक्रेट रिवील कर दिए तुमने तो। नेगोशिएशन टेबल के 5 जो फंडामेंटल थे वो उठाकर हमारे सामने रख दिए।
Many of you may already aware of this fundamental principle. जिनके लिए ये नए थे उनको तो मजा आ गया, जिनके लिए पुराने थे उनको समझ आ गई, हाँ यार ये तो ठीक बात है, मैं इस पर्सपेक्टिव को धुंधला धुंधला कर बैठा था। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ यू आर अवेयर। तभी मैं क्या कह रहा था, प्रेजेंटेशन तो आप मांगने ही वाले हो, कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कुछ फोटो से खींच रहे हैं इसकी, डोंट वरी, सारी मिलने वाली है प्रेजेंटेशन आपको। वैल्यूएशन इज ए critical tool for strategic decision making. Valuation is an application of theory and practice. थ्योरी क्या बताएगी? थ्योरी बताएगी रिप्लेसमेंट वैल्यू, बुक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इंस्ट्रिंक्टिव वैल्यू, फ्यूचर गोइंग कंसर्न वैल्यू एंड वैल्यू वैल्यू वैल्यू, लोट मैनी एस्पेक्ट थ्योरी आपको बताने वाली है। जो डिसीजन मेकर पर्सन है ना वैल्यूएशन के टाइम के ऊपर, अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को लेके चलने वाला है। जब किंगफिशर ने डिकेन को एक्वायर किया, किंगफिशर एक कंपनी थी एक समय के ऊपर एयरलाइंस वाली, उसने एयर डिकेन को, जो सस्ती एयरलाइंस थी, उसको टेक ओवर कर लिया और किसी बड़ी वैल्यू के ऊपर टेक ओवर किया था। अरे डिकेन तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसको उसने इतना महंगा क्यों खरीदा? क्योंकि किंगफिशर के माइंड में ये चल रहा था कि जितना समय मैं लगाऊंगा अपने किंगफिशर के ब्रांड को बड़ा करने में, उससे बेटर है कि डिकेन को खरीदो, उसके जहाज भी मेरे, उसका सारा स्ट्रक्चर भी मेरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉई, सब चीजें मेरे पास आ जाएंगी और मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यूएशन लगाई, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी है। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों की ही वैल्यूएशन बहुत बड़ी होती है। जैसे स्विगी है, ओला है, उबर है, और ये जो आप नाम देखते रहते हो, सुनते रहते हो अपने अराउंड, तो इनकी जो वैल्यूएशन निकल कर आती है तो वो किस बेसिस पे निकल कर आती है? नाउ यू आर एबल टू गेट व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। Okay, so after getting this aspect, you are interested, so you are interested to know, Jagmohan, yeah, tell me what are the business valuation methods? Number one, historical cost valuation, means book value method. All the assets are taken on the historical cost, वैल्यू ऑफ द गुडविल उसमें हम ऐड कर देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर। दैट मीन टू से, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाई, उस बैलेंस शीट में उसकी जो बुक वैल्यू आ रही है वो ले लिया। बुक वैल्यू हो ही सकती है ना, मान लीजिए किसी के अंदर, टाटा जैसी कंपनी के अंदर इतने इतने लैंड हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, एसेट है, लेकिन बुक वैल्यू के ऊपर अगर वो आ रही है तो वो ले लिया, प्लस उसके अंदर गुडविल को ऐड कर दिया, तो निकल आई बिजनेस की वैल्यूएशन। सिंपलेस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्लस द गुडविल ऑफ द कंपनी। नाउ सेकंड मेथड इज करंट कॉस्ट वैल्यूएशन। अब क्या करेंगे, उसी बैलेंस शीट को उठाएंगे, उस बैलेंस शीट के अंदर जहां जहां पे उसकी बुक वैल्यू लिखी है ना, वहां वहां पे उसकी मार्केट वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि वहां पर लिखा हुआ लैंड 8 लाख रुपए की, कब खरीदी थी? 1980 में। आज की डेट में 80 करोड़ की है वो, 80 करोड़ की वो है। तो करंट कॉस्ट वैल्यूएशन में क्या करेंगे, उठाएंगे बैलेंस शीट ही, टेक द बैलेंस शीट and write all the historical cost, make another column, write the current cost, current value of all the asset, that is called the current cost valuation। है ना सिंपल, है ना सिंपल, आप भी निकाल सकते हो। तो शुरुआत तो करो, देखो तो सही, अभी लेके चलता हूं आगे। सी टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उसको हम रिप्लेसमेंट वैल्यू पे कर लेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको मार्केट वैल्यू पे कर लेंगे, अगर इन्वेंट्री है तो उसको करंट मार्केट प्राइस पे कर लेंगे, और डेटर्स है तो कितने पैसे उससे रियलाइज होने हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से कर लेंगे। इन टेंजिबल एसेट जो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट है, उसको उसके एक्विजिशन प्राइस के ऊपर कर लेंगे अगर हमने परचेज करके उसके अंदर डाला हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड द करंट कॉस्ट वैल्यूएशन। ओके, अब बिजनेस वैल्यूएशन आप और किस तरीके से कर सकते हैं? एक ना इकोनॉमिक वैल्यूएशन मेथड होता है जिसको हम इनकम बेस्ड मेथड कहते हैं। एक वो क्या होता है बताता हूं मैं आपको। देखो देखो, आई एम गेटिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर रोनाल्ड राज, डू यू रिकमेंड बाइंग प्रॉपर्टीज इन बिजनेस? माय सीए इज नॉट रिकमेंडिंग इट। प्रॉपर्टी should not be purchased in the name of the business, should not be purchased when your business is a closely held business,
When your business is a closely held business, you, your wife, and your like son, daughter are the owner of this private limited company or LLP. You should always buy property in the individual name and then give that property on rent to your company and get a rental income from the company. That way, company will get a expense reduction. There will be saving of 30% plus tax in the company, and it will be taxed in your hand only at the rate of 21%. Why? Because when you are getting a rental income from the company, then you get a standard deduction of 30%. The effective income tax rate works out to be only 21%. Therefore, most of the consultants suggest that the asset that you are buying should be purchased in your individual names. So this solve your answer. Okay. Okay. Asset means real estate asset, means property, not plant and machinery, not car. That means to say the property. Some people, what they do is they buy land in their own name, and company make all the expenditure on creating the building, so that company is able to get the depreciation, and you are able to get rent for the land that you have given on rent to the company, so that there is a best tax planning. But there are circumstances, there are certain industrial area like RICO industrial area, UPSI DC, and there are so many industrial area where you can buy property only and only in the name of the company, and registry is being done only in the name of the company. If those conditions are not there, in the general circumstances, this is there. पूछ लो, ये लाइव सेशन है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, you can ask. भरत शाह जी कह रहे हैं how to manage GST. See, when you buy real estate, there is no GST. When you buy property, there is no GST, so no problem. When you buy plant and machinery, you always buy in the name of the company, so no problem. So GST is not a problem. GST is applicable only and only on what? GST is applicable on goods. Goods means movable goods. GST is applicable on movable goods. It is not applicable on immovable property. Yeah, if you will go into that direction, that I'm buying the construction linked property, in that case GST is applicable. Then you deal with the uh, builder in such a way in the negotiation of the price. And when you say Barashaji GST or rental income, that is fine. Rental income is applicable. So whatever the GST you will be charging to your company on the rent you are receiving, company is getting the credit. But GST तो 20 तारीख को जमा कराना है ना, जितना कंपनी का GST बनता है वो आपने कंपनी को बिल रेस किया रेंट का, कंपनी ने आपके अकाउंट में पे कर दिया, आपने अपना GST जमा करा दिया, वो उसको क्रेडिट मिल गया. So that is not a problem. So let us not divert right now to GST. GST is a lovely area and I love that. We will have a one-to-one on GST, and when the matter of GST comes, I have done the PhD in GST. So come GST, do PhD. But now, right now, the topic is business valuation method, economic value, economic valuation, income-based method. फंडामेंटल लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट इज दैट, वैसे बता देता हूं आपको. देखो इसमें ना क्या होता है, 3 तरह की टेक्निक होती है इनकम बेस्ड के अंदर निकालने के लिए. पहली टेक्निक क्या होती है, कैपिटलाइजेशन मेथड, जो मैंने आपको पहले भी बताया. यानी कि पहले आपको तीनों दिखा देता हूं, कैपिटलाइजेशन मेथड, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू और डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन निकाल सकते हो अपनी इनकम के ऊपर बेस्ड करके. इनकम के पहले हमने कैसे निकाला था, अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट की वैल्यू आ रही है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ले ली या उसकी करंट वैल्यू ले ली, उसके अंदर गुडविल को ऐड कर दिया, तो हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन निकल कर आ गई. ओके, तो अब कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू में क्या होगा, उसमें 3 तरीके हैं, वो पूरी तरह से इनकम पे बेस्ड है. अब मान लीजिए जिस कंपनी में एसेट नहीं है, जैसे मिस्टर रोनाल्ड राज ने कहा कि इफ आई डोंट हैव द एसेट इन द कंपनी इट मींस माय वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी विल बी लेस. नाउ यू नीड टू गो थ्रू द इनकम based valuation method. 3 method. Number 1 is the capitalization method. Capitalization method means कि आप ना पिछले 3 सालों का look at the profit for last 3 to 4 or 5 year, तभी वैल्यूएशन जब करते हैं ना 5 साल का डाटा लेते हैं आपसे, ताकि पता तो लगे आपका किस रेट से आप प्रॉफिट कमा रहे हो. अगर इनकम बेस से हमने वैल्यूएशन निकालनी है तो क्या किया हमने, we have taken the past profit for 3, 4 and 5 year
टेकन द एवरेज कि ऑन एन एवरेज ना हम इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, 10% हमारा रेट ऑफ ये है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 10 लाख, तो निकल के आ गई वैल्यू 10 लाख की। एफडी कितना हो गया ना, 10 लाख की एफडी पे लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि पिछले 3-4 सालों में अगर आप 25% प्रॉफिट कमा रहे थे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख डिवाइडेड बाय 25%, यानी कि 40 लाख रुपीस की वैल्यू आ गई, लाइक दैट। तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है कि आज तो चलो कुछ भी नहीं कमा रहे, चाहे लॉस मेकिंग में हो, लेकिन वैल्यूअर को आपने बताया कि देखो इस तरह का जो बिजनेस है ना, वो इतना परसेंटेज प्रॉफिट फ्यूचर में कमा सकता है। आपको बिजनेस मॉडल देखकर ही समझ आ गया कि यार ये तो सही है, ये तो सभी होटल के साथ में ऑलरेडी इसने टाई अप कर लिया है, सभी होटल टाई अप कर लिया है और फ्यूचर में इतना इतना प्रॉफिट कमा सकता है। तो जो फ्यूचर का रेट है वो रेट पकड़ लो, और कितना प्रॉफिट है उस 1 लाख रुपए कमाएंगे बटा 10%, 10 लाख रुपए की वैल्यू उसकी निकल कर आ गई। नाउ मिस्टर चैतन्य अग्रवाल इज सेइंग वैल्यू इन स्टॉक मार्केट इज बेस्ड ऑन व्हाट टेक्निक, इज इट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू? नो 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 चैतन्य जी, आपको आंसर कर देता हूं। देखो क्या होता है, जो शेयर मार्केट, वैल्यू इन स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट के अंदर जो वैल्यू निकल कर आती है ना शेयर की, जो शेयर मार्केट में निकल के आती है, यानी कि लिस्टेड कंपनी के अंदर निकल कर आती है, वो जो वैल्यू वहां पर होती है वो बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर। तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग उसको खरीदने वाले, हजारों लाखों अरबों करोड़ उसको बेचने वाले। तो एक बार रिलायंस ने अपना शेयर इशू कर दिया 200 रुपए के ऊपर, अब मुझे लगा कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी 201, 202, 203, 205, तो मैंने 205 की बिड डाल दी। तो उसके बाद मुझे लगा और बढ़ेगी, अब बेचने वाले बेच भी रहे हैं। तो वो जो इक्विलिब्रियम होता है, दैट मीन टू से कि शेयर मार्केट वैल्यू एक बार जब आप उसको लिस्ट करा देते हो मार्केट के अंदर, फिर तो ये जनता जनार्दन के हाथ में या ऑपरेटर के हाथ में या मनी मैनिपुलेटर के हाथ में चला जाता है, जो न्यूज के बेसिस के ऊपर शेयर बढ़ जाता है। जब पुराने जमाने में धीरू भाई अंबानी एक छींक मारते थे तो उनका प्राइस गिर जाता था, जब वो एक नया प्लांट लगाते थे उनका प्राइस बढ़ जाता था। तो वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर स्टॉक मार्केट के शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस इट इज द फेयर मार्केट वैल्यू, द रेट एट विच बायर एंड सेलर आर बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज द शेयर मार्केट प्राइस वैल्यू। ओके, इज इट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू? नहीं, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू नहीं है। उसके लिए तो क्या होता है, पीई रेशो के ऊपर, पीई रेशो के ऊपर तो आप निकालते हो उसका, आप निकालते हो कि क्या लगता है इसकी पी तो इतनी आ रही है, प्राइस का कम है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, खरीद लो। पी तो इसकी इतनी आ रही है, ओवर वैल्यूड है, छड्डो इसको बेचो। तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग टूल। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे निकल कर आएगी, बिजनेस एज ए होल की वैल्यूएशन कैसे निकल कर आएगी। तो अब आपने प्रॉफिट फ्यूचर में कितना अर्न करोगे, लाख रुपए महीना, 10% का रिटर्न आएगा, 10 लाख की वैल्यू हो गई। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मैं चाय की केतली के एग्जांपल से आपको बता चुका हूं कि एक एक कप आप चाय बेच रहे हो, तो यानी कि 500 रुपए की पहले साल में, 500 रुपए की दूसरे साल में, फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट आने वाला है उसको करंट रेट के हिसाब से डिस्काउंट कर दो, तो ये इनकम बेस्ड इकोनॉमिक वैल्यूएशन निकल कर आ गई। तो मजा आ रहा है? आपको लग रहा है कि आप किसी मतलब अपने कॉलेज के दिनों में या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दिनों की चीजें सोच रहे हो। मैंने उस नॉलेज को, जो आईआईटी, आप सोचे बहुत शानदार सा रूम है, सोचो ना, सोचने में क्या जाता है। आप समझो कि आप आईआईटी अहमदाबाद में बैठे हो, आईआईटी अहमदाबाद में बैठे हो, एकदम पूरे ड्रेसअप हो गया, आपके सामने माइक है, जैसे वो ना 3 इडियट मूवी के अंदर वो आमिर खान और उसके दो दोस्त होते हैं और सामने प्रोफेसर साहब आते हैं, उस तरह का आप सिनेरियो अपने अराउंड कंसिडर करो, और जहां पर आपको नॉलेज मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, बिजनेस वैल्यूएशन की वेरियस टेक्निक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उस फीलिंग के अंदर आओ। अच्छा, नो आईआईटी अहमदाबाद, ओके, आईआईटी ठीक है, आईटीएसआईएम, ओके, गॉट इट। बड़े तेज हो आप शिखा जी, बहुत तेज हो आप, एकदम खटक से पकड़ लिया आपने। तो आप वो फील करो कि आप उस लेवल की नॉलेज को ले रहे हो, जब अपने सराउंडिंग के अंदर वो फीलिंग लेकर आ रहे हो इस 5 AM के सेशन के अंदर, तो आपका ना इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आप ना क्रक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर में जगमोहन क्या बताएगा, आखिर में क्या बताएगा, वहां मत जाओ।
आप ना इस फ्लो के साथ में जाओ। इस फ्लो के साथ में जब मैं आपके साथ में इन वैल्यूएशन के एस्पेक्ट को शेयर कर रहा हूं और जैसे गुडविल के ऊपर आऊंगा ना, गुडविल के ऊपर ये सब चीजें रिलेट कर जाएंगी आपस के अंदर। तो इसलिए इस फ्लो को एंजॉय करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। और वैसे भी अब आ गए हो ना इस सेशन के अंदर, पूरा एंजॉय करो। और ये आपको अभी अगर रिलेवेंट नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस वैल्यूएशन के खेल में नहीं हो, यू आर मिसिंग समथिंग। और अगर आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बिजनेस वैल्यूएशन की सेंस मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे जाना तो बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर ही है, जाना तो बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर ही है। और वेल्थ यहीं से क्रिएट होती है। द रियल पर्पस जो बिजनेस का है, टू ऐड वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल, वो तो यहीं से मिलनी है। तो आ जाओ। आपकी कोई भी फीलिंग है ना, आपके दिमाग के अंदर कोई भी फीलिंग आ रही है, अच्छी बुरी एक्साइटिंग, और आपको एंकरेज करना चाहते हो, डिस्करेज करना चाहते हो, बताना चाहते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो ये दिया है ना आपको चैट बैग आपको, तो चैट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखो, मुझे पता लगेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, तो मैं खटक करके आपको ले आऊंगा। और इस वीडियो को भी जो बाद में देखेंगे तो उनके लिए भी बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप जो लाइव क्वेश्चन पूछते हो ना, तो आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके एक राइट डायरेक्शन में लेके आते हो कि ये एक राइट वैल्यू ऐड कर रही है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे। देखो, बिजनेस वैल्यूएशन मेथड की बात हो रही है, अब आके मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर आ गया ना। आपने सवाल पूछा, आपका जवाब आ गया। मार्केट वैल्यूएशन क्या है? जहां पर शेयर प्राइस लिस्टेड है, तो मार्केट फोर्सेस उसको डिसाइड करती हैं, उसको मार्केट वैल्यूएशन मेथड कहते हैं। तो एवरेज प्राइस हम सिलेक्ट कर लेते हैं वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टेड कंपनी के केसेस के अंदर। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या है? ये मेथड ना कॉम्बिनेशन है प्रॉफिटेबिलिटी मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड के अंदर। जब हम एसेट की वैल्यू करेंगे तो हम उसको ऑपरेटिंग एसेट और नॉन ऑपरेटिंग एसेट में डाल देंगे। जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट है, यानी कि मशीनरी पड़ी है, यूज ही नहीं कर रहे, खंडर में पड़ी हुई है मशीनरी, उसको हम क्या करेंगे भाई, बिकेगी तो क्या उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। लेकिन जो ऑपरेटिंग एसेट है, चलती चलाती मशीनरी, मिल लगी हुई है, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसका काम आ रहा है, तो उस ऑपरेटिंग एसेट को हम पहले उसकी बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन टू से एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में क्या किया, कॉम्बिनेशन को यूज कर लिया हमने, कॉम्बिनेशन को, प्रॉफिटेबिलिटी को भी और मार्केट वैल्यू को भी, कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए। दैट इज कॉल्ड द एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। नॉन ऑपरेटिव एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर, भाई नॉन ऑपरेटिव है ना, मशीन खरीद ली है, पड़ी हुई है, जंग लग रहा है उसको, तो उसकी तो रियलाइजेबल वैल्यू करेंगे। लेकिन चलती हुई मशीन की क्या वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, मार्केट वैल्यूएशन की हमने बात की। देखो, एक ना कंपैरेटिव कंपनीज होता है, जैसी आपकी कंपनी वैसे आपके पड़ोसी की कंपनी, तो उनके हम देखेंगे, ये नेगोशिएशन के अंदर काम आती है वैल्यूएशन की जगह। भाई ये शर्मा जी की कंपनी तो उन्होंने 800 करोड़ में बेची है, सब कुछ तो सेम है, उतनी टर्नओवर, उतना वर्किंग, उतने बंदे, उतने एम्प्लॉई, वही मार्केट, वही यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट, वो 800 करोड़ में बिकी है। आप मुझे कह रहे हो मेरी वैल्यू 10 करोड़ की भी नहीं है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो वो नेगोशिएशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव कंपनी को। नाउ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और अब मैं आ गया हूं द मोस्ट अवेटेड एस्पेक्ट, जिसका नाम है गुडविल, जिसका नाम है गुडविल, गुडविल, जिसका नाम है गुडविल। ये समझ लिया ना आपने, ये समझ लिया, इसको पकड़ लिया, तो पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना, वो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर ना जो मैंने मेथड बताए हैं, अब आपको सारे समझ आने शुरू हो जाएंगे। ओके, जगमोहन वाज दिस सेइंग दिस थिंग, सो आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट व्हिच इज कॉल्ड द गुडविल? If you're ready, then please type ready in the chat box. Let us see who is ready. Who is ready for this dynamic aspect? Mr. Ronald is ready, and everybody is ready, 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 ready. Nitin ji, Asri Khanna, Pashupati ji, Arun Bagaria ji, you are ready. Everybody is ready. So now let me tell you in the valuation game, what is the role of goodwill. अब इसको समझ लो, आ जाओ।
ये गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? देखो, गुडविल जो है ना, वो एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल का मतलब है उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो है। कहते हैं बहुत गुडविल है कंपनी की, इनटेंजिबल है, दिखती नहीं है, हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। जो ज़ारा ब्रांड है ना, ज़ारा, उसके शोरूम के ऊपर जो कपड़े बिक रहे हैं, जिस रेट पे बिक रहे हैं, जो प्रॉफिट वो कमा रही है, और वही अगर आप किसी नॉर्मल जगह पर जाएंगे तो वो वाली भी, लेकिन बोले ज़ारा का ब्रांड थोड़ी है तेरा, जैसे फॉरएवर 21 का ब्रांड थोड़ी है तेरा। तो उसने अपनी कोई गुडविल ऐसी क्रिएट की हुई है। कुछ तो मैंने पेन देखे हैं, इतने महंगे महंगे पेन आते हैं, मतलब इतने महंगे, पार्कर का पेन भी वही है और दूसरा रोटोमैक का पेन भी वही है, लेकिन दोनों के पेनों के प्राइस में कितना फर्क है। अंदर खाते देखोगे चीजें दोनों के अंदर सेम ही थी, मोस्टली लिखना ही था ना। ओके, तो ये क्या चक्कर है? ये एप्पल का जो मोबाइल फोन पहले बड़ा महंगा बिकता है जब लॉन्च होता है, फिर जब वो नया लॉन्च करते हैं पुराना सस्ता हो जाता है, ये क्या चक्कर है ये? तो गुडविल ही है जो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को इंक्रीज कर देती है। तो गुडविल पे काम करना है, बताऊंगा कैसे। गुडविल ना डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करूं कि वैल्यू ऑफ ए बिजनेस एज ए होल एंड द एग्रीगेट द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेट नेट एसेट। यानी कि डिफरेंस किस चीज का है कि भाई सारे एसेट तो हैं इसके 10 लाख रुपए के, बिजनेस बिका 5 करोड़ रुपए का, तो 4 करोड़ 90 लाख रुपए की क्या निकल कर आई? यूके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डेफिनेशन दी है। सुन लो डेफिनेशन दोबारा से आप प्लीज। गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस एज ए होल एंड द एग्रीगेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट सेपरेबल नेट एसेट। यानी कि पूरे बिजनेस की एज ए होल क्या वैल्यू है? बिजनेस दे दो जी मेरे को, 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, बिट्टू टिक्की वाले का 300 करोड़ में खरीद लिया, बिजनेस की वैल्यू क्या आई? 300 करोड़ रुपए की। उसके एसेट एक एक करके नोट करने शुरू किए, 10 कंप्यूटर पड़े हैं 1-1 लाख रुपए के, 10 लाख के तो कंप्यूटर है। दोनों का जो डिफरेंस था अब समझ आ गया आपको, तभी है ना इंटेंजिबल, कहते हैं महंगा सस्ता क्या है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन गिवन बाय द यूके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, आ जाओ। देखो गुडविल में ना कुछ पिकुलियरिटीज हैं। क्या पिकुलियरिटीज हैं? देखो, नो डायरेक्ट प्रेडिक्टेबल रिलेशन विद एनी कॉस्ट इंकर्ड, कि ये जो 5 करोड़ वर्सेस 10 लाख की जो वैल्यू निकल कर आई है, तो वो 4 करोड़ 90 लाख रुपए की जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, कोई खर्चा थोड़ी किया है। तो ये इसकी पिकुलियरिटी है, एक अजीब सा नेचर है कि कैलकुलेट कैसे करें, कोई खर्चा तो किया नहीं इसके ऊपर, कैसे निकल कर आएगा। अच्छा, डिस्टिंक्ट फैक्टर एडिंग ब्रांड वैल्यू कैन नॉट बी वैल्यूड। अब उसका ब्रांड इतना महंगा क्यों है? गूगल का ब्रांड 1 करोड़ 59 लाख का क्यों है, और अमेजन का 2 करोड़ 2 लाख समथिंग मिलियन यूएस डॉलर का क्यों है? तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको ऐड कर रहे हैं? उसको इंडिपेंडेंटली वैल्यू नहीं किया जा सकता। मैं आपको दोबारा बोलता हूं, एक मिनट, देखो ये देखो, ये देखो, अमेजन का 220791 यूएस डॉलर मिलियन, गूगल का 159, एप्पल का 140, माइक्रोसॉफ्ट का 117। ये अभी हमने 25 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड वर्ल्ड वाइड निकाले। अब एज ए होल इनकी तो ये वैल्यूएशन आ रही है, लेकिन इसके कंपोनेंट क्या है? ये पिकुलियरिटी है, ये पिकुलियरिटी है कि गुडविल की वैल्यूएशन के अंदर इस साइंस को समझना, ये आपके नेगोशिएशन की और वैल्यूएशन की बहुत काम आने वाली है। आ जाओ। वैल्यू ऑफ गुडविल फ्लक्चुएट्स वाइडली ओवर शॉर्ट पीरियड, छोटे समय में फ्लक्चुएट करेगी। समथिंग हैपेंड, सम न्यूज कम, बूम नीचे आ गया। समथिंग हैपेंड, सम न्यूज कम, वैल्यूएशन बढ़ गई। जैसे सेलिब्रिटी की वैल्यू नहीं होती, दीपिका पादुकोण सम टाइम ऑन द टॉप, सम टाइम ऑन द बॉटम एंड लाइक दैट। ये तो मैं उसकी अपने ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा फ्लक्चुएट करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपसे टाइमिंग का क्वेश्चन भी रिलेट किया था। असेसमेंट ऑफ ब्रांड गुडविल इज हाईली सब्जेक्टिव। अगर एक पर्सन आपकी वैल्यूएशन कह रहा है ना 100 रुपए की है, तो 100 रुपए की नहीं हो गई, हो सकता है वो 500 रुपए की भी हो सकती है, हो सकता है वो 10 रुपए की भी हो सकती है, जो मैंने पीछे आपसे बताया था। तो असेसमेंट ऑफ ब्रांड गुडविल इज हाईली सब्जेक्टिव। तो क्या करें? तो हम ये करें, गुडविल क्रिएशन पे ध्यान दें, गुडविल क्रिएशन पे ध्यान दें। अब मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आ जाओ जिस स्लाइड के लिए मैं आपको बुला रहा था। दिस स्लाइड इज द गेम चेंजर। क्या है गेम चेंजर?
देखो 2 स्लाइड्स हैं, 20 पॉइंट देने जा रहा हूँ, 10 प्लस 10, 20 पॉइंट्स आपको देने जा रहा हूँ। तो गुडविल कहाँ से क्रिएट होती है? लोग मुझसे पूछते हैं कि जगमोहन क्या करें? टू डू बताओ, मुझे अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन को बहुत आगे लेके जाना है, टू डू बताओ गुडविल क्रिएशन की। अच्छा, वो आपसे में से कौन लोग हैं जो इन 20 पॉइंट को बड़े आराम से तरीके से सिस्टमैटिक एस्पेक्ट से समझना चाहते हैं? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, आर यू इंटरेस्टेड? Are you really interested? Let me bring some participation and let's enhance the energy. This is the crux part I'm going to discuss with you. Are you ready? If yes, then please type yes in the chat box. जिसको चाहिए ना वो yes type करे और आ जाओ. If you really want, bring some noise, bring some energy, क्योंकि इसी स्लाइड के लिए आप 5 बजे से यहाँ पर हो और आपने सारे मेथड किए. इसके पीछे की साइंस जब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ तो you are getting the value. आ जाओ. This one is something. स्टेडी ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, स्टडी ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी. अब आप देखो ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर आपकी कंपनी में अगर स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये एड अप कर रहा है आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन के अंदर. इस एस्पेक्ट के ऊपर देखो, इस एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्या है? मिनिमल रिस्क एक्सपोजर, यानी कि जिस नेचर ऑफ बिजनेस आपने चूज किया है, जहां पर आप काम कर रहे हो, जिस बिजनेस के ऊपर सारी जिंदगी लगा रहे हो, कहीं वो पेजर और मोबाइल की तरह तो नहीं है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन. इधर पेजर की पूरी कंपनी खड़ी कर दी है आपने, खड़क मोबाइल आगे, पेजर की लाइन ही खत्म हो गई. तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मेरे एक बड़े प्यारे क्लाइंट हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि यार मैं तो एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, उसमें कोई रिस्क है ही नहीं. वो ना सिक्योरिटी गार्ड और मैन पावर सप्लाई करते हैं. कहते हैं मैन पावर तो सप्लाई होती रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड मैनुअल तो चलते रहेंगे. तो उन्होंने अपनी बिजनेस की अपनी एक बड़ी अमेजिंग सी वैल्यू क्रिएट कराई है. उनको मिनिमम रिस्क है, लेकिन कुछ बड़े रिस्की वाले बिजनेस भी हैं, तो उनके लिए भी तरीके हैं कैसे करेंगे. बट ये है कि जितना मैक्सिमम रिस्क होगा उतनी गुडविल की वैल्यूएशन आपकी कम निकल कर आने वाली है. सोचो, देखो मैनेजमेंट, सुपीरियर मैनेजमेंट, आर यू प्रोफेशनली मैनेजिंग योर कंपनी? जब भी वैल्यूएशन की बात आएगी, लिस्टिंग की बात आएगी, कंपनी की बात आएगी, सबसे पहले वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे. कौन है उसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है. तभी तो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो तो चलो लॉ की रिक्वायरमेंट है. तो जो आपकी मैनेजमेंट है ना, प्रोफेशनली हायर्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम करती है. व्हेन यू हैव अ सीएफओ एंड सीनियर मैनेजमेंट इन योर कंपनी एंड देयर इज अ सिस्टम एंड प्रोसेसेस जिसको कि वो मैनेजमेंट देख रही है, अगर वो नहीं है तो उसका इंपैक्ट आता है वैल्यूएशन के ऊपर. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो चाहिए ही ना. ये तो मतलब नो डील. लोग मुझे कहते हैं कि जगमोहन कैसे बनेगी बिजनेस की वैल्यूएशन? मैं कहता हूं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करो सर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर डील करो और मजा आ जाए आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखते हुए. और एक्सेप्शनल सेल्स सेक्शन, आपकी जो सेल्स की स्ट्रेटेजीज है ना, इतनी माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग है कि वो इंस्पायर करती हैं पूरी दुनिया को. और आपके जो सीक्रेट्स हैं, पेटेंटेड प्रोसेस है, उसको करते जाओ. जैसे कोका कोला है, मैकडोनल्ड है, उनके जो प्रोसेसेस हैं, उनका जो मैगी का जो मसाला है, जो एस्पेक्ट है, क्या सभी के डिजाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क आपने करवा लिए? आपको पता है जिस तरीके से आपकी फैक्ट्री का डिजाइन है उसका भी कॉपीराइट हो जाता है. जिस तरीके से फ्लोर पे मशीनें आपने रखी हुई हैं उसका भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो जाता है. जिस तरीके से आपने अपना सेटअप बनाया है, हर एक चीज का पेटेंट, ट्रेडमार्क होता है. जितने ज्यादा आपके पास कॉपीराइट है, जितने ज्यादा आपके पास ट्रेडमार्क है, जितने ज्यादा आपके पास ये पेपर्स है ना, उतनी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है. आपने तो पता नहीं कैसे कैसे मेथड डेवलप कर दिए, क्या क्या मेथड डेवलप कर दिए जिसने आपकी बिजनेस को इस लेवल की सक्सेस के ऊपर लेकर आ गए. लेकिन कभी उसका पेटेंट नहीं कराया, कभी ट्रेडमार्क नहीं कराया, कभी कॉपीराइट नहीं कराया, कभी उसको सिक्योर नहीं कराया. कोई खास खर्चा नहीं होता. ये ना कोई खास खर्चा नहीं होता, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. खर्चा होता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे होता नहीं है. देखो आईपीआर इंडिया की जो साइट है ना, आईपीआर इंडिया की जो साइट है, वहां जाकर करा लिया करो. वहां जाके खुद ही करा लियो, अपनी कंपनी में किसी को लगा दो. और आप किसी अच्छे से पेटेंट, कॉपीराइट, देखो ipindia.gov.in की साइट है ना, यहाँ पर दुनिया जहान के पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, सारा कुछ तो है. यहाँ पे सारा कुछ तो है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. सारी वीडियो, डिजाइन, एस्पेक्ट, वर्किंग, एप्लीकेशन कौन करेगा. तो क्या करोगे आप
आपने क्या करना है, आप एक अच्छे से कंसल्टेंट को हायर कर लो या बता दो और अपने ऑफिस में ड्यूटी लगा दो, किसी की ड्यूटी लगा दो। तो वो जो है जितने काम खुद करने वाले हैं खुद कर लो, और जितने उसको दे के एप्लीकेशन फाइल करानी है एप्लीकेशन फाइल करा दो, प्रोसेस में डलवा दो। गुडविल क्रिएट करनी है। हाँ जी, बिजनेस की वैल्यूएशन शानदार लेके आनी है, लेकिन हमारे पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सोचो इसके बारे में। अगर कोई सवाल जवाब है तो 1 टू 1 में कर लेना मेरे साथ, बट इसको नोट कर लो। आपके जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है ना, कर लो। एक्वागार्ड है, एक्वागार्ड का जो डिजाइन है ना, उसने डिजाइन के चलते ही ना कमाल कर दिया मार्केट के अंदर। उसने पीछे कई जगह पर रेट डलवाई थी जब उसके लोगों ने कॉपी करना शुरू किया था। द वे द एक्वागार्ड का जो डिजाइन होता है लॉन्ग रन के अंदर बहुत मैटर करता है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? If it is making sense to you, then please type MS in the chat box. Let me see the participation. Are you really able to relate? If it is making sense, then please type MS in the chat box. If you have any concern, then ask me that question. We are in the game of business valuation और हम consistent profit कमा रहे हैं क्या? रिस्क फ्री वाले बिजनेस में काम कर रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है मेरा, और सेल की स्ट्रेटजी मेरी अमेजिंग है, और जो मेरे डिजाइन है, कॉपीराइट है, डेटा है, ट्रेडमार्क है, वो मैंने रजिस्टर किए हुए हैं। और इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग किया करो। इफेक्टिव जानता कौन है? जानता कौन है? आजकल तो सोशल मीडिया भी है। आप अच्छी पीआर एजेंसी के द्वारा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करो। ये थकी बोगस सी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए घटिया लेवल की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। लॉन्ग रन में जब सर्च इंजन में जाके ड्यू डिलिजेंस में आपको देखा जाएगा तो आपकी एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट गंदे थे, थर्ड क्लास थे, बस ऐसे ही लल्लू पप्पू थे, आपने मजाक मजाक में कर दिए, या आपने किसी स्ट्रेटजी के बेसिस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की हुई है। मेरे दोस्तों, दिस इज समथिंग विच यू रियली नीड टू सी। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग यू नीड टू सी। अच्छा, आपकी ना आउटस्टैंडिंग क्रेडिट रेटिंग आनी चाहिए। शुरू से ही आदत डलवा लो अपनी बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए। पहले आप नॉन इंडिपेंडेंट कंपनियों से करवा लो, प्राइवेट करा लो, उसके बाद क्रिसिल से करवानी शुरू कर देना। बैंकों वाले भी करके देते हैं। आपकी ट्रिपल बी आ रही है कि ट्रिपल ए प्लस डबल प्लस आ रही है, तो वहां से एक बार रेटिंग करा के चलो और पूछो कि तुमने मेरी रेटिंग कम क्यों दी। वो बोलेगा कि सर इस वजह से रेटिंग कम दी। अच्छा, चलो उन एरिया के ऊपर काम करना शुरू करो। सर प्रॉफिट कमाओगे 1 लाख रुपए का, या प्रॉफिट कमाओगे साल में 10 करोड़ रुपए का, वैल्यूएशन आपको ले जाएगी 500 करोड़ रुपए। ये मेरे भगवान, ओ माय गॉड जगमोहन, ये तुमने क्या कह दिया? खुल रही हैं आंखें, खुल रही हैं आंखें। आर यू एबल टू रिलेट विद मी? इफ यू आर एबल टू रिलेट देन प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। देखो, आपका ना एक एक शब्द बीच में आता रहना चाहिए, कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। आप रिलेट कर रहे हो, वैल्यूएशन गेम चेंजर है। अगर रिलेट कर रहे हो तो आर लिखो। तो वैल्यूएशन गेम चेंजर है, इसका मतलब है जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। जब आपने रेटिंग कराई, रेटिंग वाले ने बोला कि भैया आपकी रेटिंग तो बड़ी बेकार है, क्योंकि आपके यहाँ पर तो ये नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे 20 पॉइंट, 20 पॉइंट आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से वैल्यूएशन का बैंड बजा हुआ है। तो और आपको पर्पस से भी रिलेट कर देगा, पहली साइड से रिलेट करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, डायरेक्शनलेस भाग रहे थे ना, सुबह उठे, ऑपरेशन में लग गए, माल का ऑर्डर लिया, बेचा, सप्लाई किया, काम खत्म। इज दिस द बिजनेस? आप जो सेंटर पॉइंट, जो बिजनेस वैल्यूएशन को लेकर आ गए ना अपनी बिजनेस के अंदर, तो आपके काम करने का तरीका ही बदल गया। तो आप क्रेडिट रेटिंग करवा ली आपने, और आप ना कॉस्ट सेविंग करने के क्या इफेक्टिव मेजर अपनाते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेविंग के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्निक जब आपने लगानी शुरू की, तो बोलेंगे बड़ी सुपीरियर कंपनी है यार, परसेप्शन चेंज हो गई यार, ये तो बड़ी हाईटेक कंपनी है, तो कॉस्ट सेविंग तो कमाल कमाल की कर रखी है। तो आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन 800 करोड़ से बढ़ के 900 करोड़, सीधा 100 करोड़ का जंप लग गया ऊपर, सीधा 100 करोड़ का जंप लग गया। आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक फीचर लगा रखे थे, क्योंकि परसीव्ड वैल्यू चेंज कर दी ना आपने बायर की। मैंने क्या बोला था, अब रिलेट कर पा रहे हो? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है और डिपेंड करती है, जो शेख आपकी कंपनी खरीदने के लिए आया है, वो आपके कॉस्ट सेविंग मेजर को देख के, स्टेडी ग्रोथ को देख के, मिनिमल रिस्क को देख के, बढ़िया मैनेजमेंट को देख के, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को देख के, आपके पेटेंट ट्रेडमार्क को देख के क्या परसीव्ड वैल्यू क्रिएट करता है आपके बिजनेस की, वो करना है आपने।
टेक्नोलॉजी एडवांटेज तो चाहिए ही चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आती है, डाल दो कंपनी में, नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर डाल दो कंपनी के अंदर। तो टेक्नोलॉजी की चिंता मत किया करो, लगातार 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 अपग्रेड कराते रहोगे, नहीं तो वैल्यूएशन के अंदर रिमार्क आ जाएगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी है। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन योर बिजनेस इज ऑन दी टेक्नोलॉजी। और आपकी टेक्नोलॉजी अगर है ना, तो बाकियों से आप वैसे आगे निकल जाओगे, 10 टाइम आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी कंपनी की, 10 टाइम वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जब मैं आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कराऊंगा ना, तब मैं आपकी टेक्नोलॉजी के एग्जांपल दे दे के मैंने क्या बोला था, वैल्यूअर के स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूएशन को कहां लेके जाता है। वो मैंने 20 सीक्रेट आपको दे रहा हूं, ये लो आ जाओ। स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस क्या होता है, जैसे आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते चले आ रहे थे अनकॉन्शियसली बिजनेस के अंदर, लेकिन अब सबकॉन्शियसली आपने देखा कि चलो ये भी अच्छी बात हो गई, जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी बिजनेस के अंदर, इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्ट एंड रिलेटिव, जितना स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस होगा उतनी ज्यादा कंपनी की वैल्यूएशन आएगी। जैसे बैंक जो है ना, वो कहते हैं कम से कम 20% तो आपका होना चाहिए, 80% मैं दे दूंगा। तो यानी कि आपका जितना पैसा है ना, आप ये मान के चलो कि उसको 20% से डिवाइड कर लो, उतनी वैल्यूएशन तो आपकी बिजनेस की है, कोई भी आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। बेटर लिक्विडिटी की पोजीशन रखो। एप्पल कंपनी के पास हमेशा अमेजिंग लिक्विडिटी रहती है। वो ना अपने वैसे कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में फंसा के ओडीसीसी लोन में नहीं चला जाता। जितने भी अच्छे बिजनेस हैं वो लिक्विडिटी मेंटेन करके चलते हैं। हम समझते हैं कि लिक्विडिटी मेंटेन कर ली तो पैसों का नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। वी नीड टू फाइंड आउट द राइट अपॉर्चुनिटी जहां पर हमने उसको इनकैश करना है। देखो, गुड पब्लिक इमेज भी बहुत जरूरी है, यानी कि सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, और आपके फिक्की के अंदर आप अपने 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 रेगुलर नोट्स या की नोट स्पीकर की तरह आते रहते हो, आप वेबिनार कर रहे हो, आप वेरियस मैगजीन्स के अंदर आ रहे हो और इंटरव्यूज देते हो, और आप वाकई ही जेन्युइनली एक्चुअली एकदम मतलब पब्लिक सर्विस के अंदर आते हो, और आप जो कोई सोसाइटी के अंदर कोई बर्निंग इशू हुआ जहां पर आपको फर्ज बनता है, जो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने विचारों को लेकर लड़ाई करते हो, उसको अच्छे विचारों को पब्लिक के सामने रखा, कंपनी किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वैल्यूएशन के अंदर। और आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, जैसे होता है ना लॉजिस्टिक कंपनियां एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बैठी है, उनकी वैल्यूएशन तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो पॉलिसीज चल रही हैं, अभी कानून पास हुआ, जो भी फेवरेबल पॉलिसीज चल रही है वो कंपनी उसके अंदर अपने आप ही तर जाती हैं। अबानी अंडानी वैसे ही उनका पार उतारा हो गया इस फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज की कंडीशन के अंदर, कम से कम 10 साल तक तो हो गया। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो आपको उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर लाकर खड़ा कर देती हैं। तभी तो ये पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी बड़ी डोनेशन वगैरह जाती। मैं नहीं कह रहा कि आप अमित शाह, सॉरी, आप किसी को भी मैं नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी को ट्विस्ट करने के लिए आप उनको डोनेशन दो या कुछ करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं, लॉन्ग रन के जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, उन गवर्नमेंट पॉलिसीज के कंसिस्टेंट अगर आपका बिजनेस है तो आपकी वैल्यूएशन ऊपर जाने ही वाली है। क्योंकि इन्वेस्टर ये सोचता है कि कहीं चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से बिजनेस बैठ तो नहीं जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान देने वाला। गुड लेबर रिलेशन, ये लो, गुड लेबर रिलेशन, यानी कि आप अपनी कंपनी में जो बहुत तरीके से ईएसआई पीएफ जहां एप्लीकेबल है टाइम पर जमा करा रहे हो, मैटरनिटी के जो बेनिफिट हैं वो प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, आप जो है जब जब किसी की बोनस ग्रेचुटी बनती है उसको प्रॉपरली देते हो, बचते नहीं हो, 2-2 3-3 साल में कंपनियों में इधर उधर चेंज नहीं करते रहते, आप जो है एथिकली वैल्यू ऐड कर रहे हो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था people means employee also,
गुड लेबर रिलेशन, दैट मीन टू से कि उनकी मैटरनिटी का भी आपने ध्यान रखा, उनकी बेटी की शादी थी तो उसके अंदर जो आपने कुछ सामान कंपनी की तरफ से उसको दे दिया, शादी के अंदर जाकर पर्सनली जाकर कुछ गिफ्ट डोनेशन कर दिया आपने, तो मतलब वो आपकी रिलेशनशिप, कंपनी की गुडविल जो है, आपके किस तरह के रिलेशनशिप है अपने एम्प्लॉय के साथ में, लेबर के साथ में, टीम के साथ में, वो बहुत 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 मैटर करता है। ये एचआर का जो इंडेक्स है ना, आज की डेट में किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर उसकी फेसबुक को देखा जाता है कि एम्प्लॉय छोड़ने के बाद किस तरह के कमेंट डाल के जाते हैं उस कंपनी के ऊपर। एग्जिट इंटरव्यू के अंदर लिंक्डइन के ऊपर सर्च किया जाता है कि ये एम्प्लॉय अब इस कंपनी में काम करता था, पहले किस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में काम करता था तो क्या उसने महान प्रेस कर रखी है इस कंपनी की, क्या बकवास कर रखी है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ऑलरेडी अपनी कंपनी के अंदर गुड प्रैक्टिसेस फॉलो की हुई हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप शांति से, इजी तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से अपनी लाइफ को रन करेंगे जब आप इन सब चीजों को एथिकली, मैंने क्या बोला था, एथिकली काम करना है इन सब चीजों के अराउंड। छोटे 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 लालचों को छोड़ दो कि सैलरी कम दिखा दो, कैश में दिखा दो, वाउचर में दिखा दो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे कुछ नहीं होता, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक बचा लेंगे। क्या होना उससे? कुछ नहीं होना उससे, कुछ नहीं होना। एक जिंदगी है आपकी, इनवैल्यूएबल जिंदगी है, ऐसी जिंदगी है आपकी, ऐसी लाइफ है। क्या कोड़ियों का भाव लगा रखा है हमने अपनी जिंदगी का? क्यों लगा रखा है कोड़ियों का भाव कि हम कहते हैं नहीं छड्डो यार, ये बचा लो, वो बचा लो, ये बचा लो। अरे बचाना है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वहां पर कॉस्ट सेविंग करो ना। क्या ये एसएपीएफ बचा रहे हैं हम? क्या ये बोनस ग्रेचुइटी से भाग रहे हैं? क्या हम एक्चुअल वैल्यूएशन क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आर यू एबल टू रिलेट what I'm talking about? If you are able to relate, then please type R in the chat box. ये मैंने sensitize कर दिया मैटर मैंने sensitize कर दिया, मैटर कर दिया मैंने sensitize. If you are able to relate, please type R in the chat box. My dear friend, you are able to relate. Thank you. क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि गुडविल क्रिएशन ना चारों तरीकों से होती है। मैंने क्या बोला था? कस्टमर, वेंडर और एम्प्लॉई। तो ये गुडविल क्रिएशन की वैल्यूएशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आप भी पीस ऑफ माइंड के साथ में बिजनेस करते हो। सोशल कमिटमेंट आपकी जो है ना वो निभानी है आपने। CSR 2% आपने प्रॉफिट का देना है तो दो ना, ये क्या चेक दे के कैश वापस ले लेते हैं? क्यों? क्यों 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 नहीं करना? ऐसा नहीं करना। हल्की सी भी वो खबर लीक हो गई, पॉइंट नंबर 13 वो गुड पब्लिक में जुड़ गई, क्या 2, 4, 5, 10 रुपए बचाते हैं, बहुत प्रॉफिट कमा लिया, CSR आया। नहीं करो यार, मैं कहता हूं अपनी तरफ से आगे बढ़ के करो। मैं तो कहता हूं 6 जार टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने पैसे जो निकले उसका 5% निकाल के वैसे ही करो। बना दो, कोई ट्रस्ट बनाओ ना, जेन्युइनली सोच, जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपको जिस एरिया में जहां अच्छा लगता है वहां पर आप कंट्रीब्यूट करो, सोशल कमिटमेंट करो। मैं आपको बता रहा हूं लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग काम करता ही करता है। जो मन के अंदर हमने रोक रखा है ना अपने आप को, ये छोटी सोच की वजह से क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहा इतने सालों से। आज खोल दो पूरे के पूरे दिल को, इन 20 के 20 पॉइंटों के हिसाब से दिल को खोल दो, दिमाग को खोल दो, 5 में कमिटमेंट कर दो कि मैं इन 20 पॉइंट के अराउंड अपनी गुडविल क्रिएट कर रहा हूं और बिजनेस वैल्यूएशन के खेल के अंदर हूं। आ जाओ। वीक कंपिटिटर, यानी कि उसके ना कोई कंपटीटर ही नहीं होते। किसके? जो इन वैल्यू बेस्ड काम पे करता है ना, उसका कोई कंपटीटर टिक ही नहीं पाता। क्यों? आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, आप कस्टमर को बेस्ट वैल्यू दे रहे हो, आप वेंडर सप्लायर के साथ में रिलेटेड हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। यस, मैं एक छोटा सा यहाँ पर आस्पेक्ट कवर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं एक नेक्स्ट पेज लेके आता हूँ। जस्ट अ सेकंड। यस, ओके, यहां पर आ गया वीक कंपटीटर। वीक कंपटीटर यानी कि अगर, अच्छा मैंने क्या हुआ था, स्टैंडिंग है ना, आपकी स्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि कंपटीशन आपके सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। अच्छा, मार्केट डोमिनेंस अपने प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से जो गुडविल क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि आप इस पोजीशन के अंदर आ गए हो जहां पर आप लार्ज प्रोडक्शन कर पा रहे हो, आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला, ये 20 गोल्डन नगेट मैंने आपको दिए हैं, 20 गोल्डन नगेट। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि गुडविल
इसके 20 पॉइंट के अराउंड है, उसके ऊपर वर्क करना है। तो वैल्यूएशन के मेथड क्या है? एक तो बड़ा सिंपल प्रॉफिट मेथड है। तो इस सिंपल प्रॉफिट मेथड का मतलब ये है कि आप ना इसके अंदर क्या करेंगे, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और कैपिटल इंप्लॉयड जितनी है उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए। और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ओवर एंड अबव। एक आम कंपनी इतना कमाती है, आप ज्यादा कमाते हो, जैसे ज़ारा ज्यादा कमाता है, लोग थोड़ा कमाते हैं, दोनों का डिफरेंस है। जैसे घड़ी है, वो ज्यादा कमाती है, जो एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उसको नंबर ऑफ ईयर जो आपने कैलकुलेशन के बेसिस पे एक वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से किए मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट का मेथड आ जाएगा। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड आपको मालूम ही है। तो जितनी आपकी कैपिटल लगी होनी चाहिए, थोड़ी लगी है और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, उतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैपिटलाइजेशन मेथड कहलाता है। अभी आप इन मेथड के ऊपर ज्यादा मत जाओ, 20 पॉइंट के ऊपर फोकस करो। 20 पॉइंट के ऊपर फोकस करो। व्हाई? बिकॉज क्योंकि मैं ना आपसे आज का सेशन क्यों कर रहा हूं, आज का सेशन मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका बिजनेस ना फ्लड हो जाए कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। देखो, कैश फ्लो मास्टरी मेरा पैशन है और किताब मैंने आपको लिख के दे दी। चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री मैंने 20 साल पहले की। बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी ही बेसिकली इसलिए कि मैं देखना चाहता था। इनके साथ फिर मैंने पर्सनली 1-to-1 किया। रॉबर्ट कियोसाकी मेरे मेंटोर हैं, टोनी रॉबिन्स और टी हार्वेकर। इनके अप्लाई करने के बाद ना, जब मैं लाइफ पे चल रहा था तो मेरे साथ ना एक इंसिडेंस हुआ था। एक क्लाइंट आया, सुसाइड करने वाला था कैश फ्लो मिस मैनेजमेंट की वजह से। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो कहता बुरा हाल है कैश फ्लो का। मैंने उसके साथ काम किया। आज की डेट में वो ना कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है क्योंकि सारे कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल उसके बिजनेस के अंदर लगाए। तब मैंने डिसाइड किया था भाई मैंने ना कैश फ्लो मास्टरी को मिशन बना लिया। लोग परेशान है कैश फ्लो मिस मैनेजमेंट की वजह से, तभी तो आज आप मेरे साथ हो। पहले मैं टैक्स की प्रैक्टिस के अंदर था और अब जो है पूरी तरीके से मैं कैश फ्लो मास्टरी आप लोगों के साथ मिलकर आपकी लाइफ के लिए कर रहा हूं और मिशन पे काम कर रहा हूं। आई एम ऑन अ मिशन, I am on a mission to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that you experience financial freedom with financial control in your company and life. माय डियर फ्रेंड, मैंने ना 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक के बिजनेस ओनर के साथ में काम किया जो 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों कर रहा हूँ? मैंने ना बहुत सारे वर्कशॉप भी किए हैं आपके साथ में, ऑनलाइन सेमिनार्स भी कर रहा हूँ। तो 15,000 से ज्यादा लोग इंपावर्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इस जर्नी को बढ़ाते चले जाना है। तभी आज आप 5 AM के सेशन के अंदर हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये कैश फ्लो की एस्पेक्ट काम करता है? डेफिनेटली काम करता है, लेकिन बिजनेस ओनर किस बात से डील कर रहे हैं पता ही नहीं है। प्रॉफिट कितना हर महीने, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट चल रही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है नहीं, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ फाइनेंस चल रहा है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, लास्ट मिनट पे कंप्लायंसेस हो रही हैं, चेक्स एंड कंट्रोल है ही नहीं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, फंस गए कैश फ्लो ट्रैप के अंदर। कैश फ्लो का डैशबोर्ड बनाना है आपकी लाइफ के अंदर कुछ इस तरीके से। आपकी लाइफ के अंदर ना मैंने अचरेकर जी का रोल अपनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो सचिन तेंदुलकर हैं, बैट थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको सीधा करके कैसे चौके छक्के मारने हैं वो आपकी लाइफ के अंदर मुझे लेके आना है। क्योंकि मिलेनियर और बिलियनियर का फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क ये है कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से। तो आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब को मॉनिटर कैसे करेंगे? कैश फ्लो मॉडल से, जिसकी बनेगी फाइनेंशियल समरी। अब कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से आपको डैशबोर्ड नजर आ गया तो आपने क्या करना है, कैश रिजर्व क्रिएट करना है। कैश रिजर्व परसेंटेज ऑफ कलेक्शन के रूप में निकलता है। परसेंटेज ऑफ कलेक्शन आपने कहां भेज देनी है? अपनी जार टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मैं 6 तरह के जार बताता हूं। 10% फाइनेंशियल फ्रीडम, 10% प्ले, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग और स्पेंडिंग, 10% एजुकेशन में, 10% गिव में और 55% आपने नेसेसिटी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो ये है आपका मॉडल जिसके अराउंड आप अपने बिजनेस और लाइफ को कैश रिच बना रहे हो। उसके लिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? जेएसए ऑनलाइन। तो जेएसए ऑनलाइन में कैश फ्लो मास्टरी की सब एस्पेक्ट मैंने डाल दिए। ये 5 AM की मास्टर क्लास भी वहां पर जाकर अपलोड हो जानी है। तो अब आप क्या करें,
तो आप ये करें कि मेरे साथ वन टू वन कर लें, मेरे साथ वन टू वन कर लें। अगर आप पहली बार इस सेशन के अंदर आए हैं, पहली बार सेशन में आए हैं और मेरे साथ वन टू वन करना चाहते हैं, तो लिखो वन टू वन इन द चैट बॉक्स। तो उस केस में मेरी ये जो है आपके साथ ज़ूम कॉल ऑर्गेनाइज करेगी 30 मिनट की, जिसके अंदर आपका कोई भी वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट रह गया है, कैश फ्लो वाला पॉइंट रह गया है आपका, तो मैं आपसे वन टू वन के अंदर वो डिस्कस करने वाला हूं। इफ यू वांट टू डू वन टू वन विद मी, देन प्लीज टाइप वन टू वन इन द चैट बॉक्स। ओके, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीओएस के सब्सक्राइबर हैं, ऑलरेडी जीओएस के सब्सक्राइबर हैं, एग्जिस्टिंग हैं, तो आपके पास तो वैसे भी अपॉर्चुनिटी रहती है जेएससी ऑनलाइन के अंदर लिखकर मेरे साथ वन टू वन करने की। तो आप करो ना, मेरे साथ वन टू वन भी करो, अपने क्वेश्चन को आंसर करो, बिजनेस वैल्यूएशन में जो चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए ये वीडियो और पीपीटी तो मैं उसके ऊपर अपलोड करने ही वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? द इंपॉर्टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि आप ना बिजनेस वैल्यूएशन को एक अमेजिंग एस्पेक्ट बना लो अपनी लाइफ का, उसके अराउंड क्रिएट करना है। अच्छा, मुझे बताओ, आर यू गेटिंग वैल्यू? Are you getting value of today's session? If you are really getting the value, then please type value in the chat box. If you something to say, then say something, and I'm waiting for your value, 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 value. I got your point. I completely got your point. So what is going to happen now is that you are amazing, fantastic, great। और जो फॉर्चून 500 कंपनीज है ना, उन फॉर्चून 500 कंपनी को किन्होंने रन करना है? आप ही ने ही रन करना है। एंड अपने बिजनेस को उस तक लेकर जाएंगे, उस कमिटमेंट के साथ में ऑपरेट कर रहा हूं। टाइम राइट नाउ इज 6:34 एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाय एंड हैव अ सेफ डे। Thank you, thank you, thank you everyone. You are amazing participant. Thank you.